जय हिंद साथियों। देखिए भाई, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट के चौथे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले ग्रुप डी के लिए साइंस का तीसरा एपिसोड यानी कि 3 एपिसोड आपका हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का है, अभी जाएँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो भाई याद रखिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है वो होता है U इक्वल टू होता है कितना, mgh होता है। ठीक है, mgh होता है, जहाँ पे आपका U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, M क्या है तो M फॉर मास उसका द्रव्यमान है। ठीक है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण G है, और H क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे देखना मास आपका कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, G की वैल्यू अगर बात करें, गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लगभग किसके बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर होता है। और एच की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, तो 5 दे रखा है। ठीक है, 5 मीटर। अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 40 धाम है 400, और 400 पंचे कितना हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। तो पहले का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भाई 2 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। यदि स्वरित्र का दोलन काल 1/140 सेकेंड हो। ठीक है, यदि किसी स्वरित्र का दोलन काल 1/140 सेकेंड हो तब उसकी आवृत्ति कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, जो आवृत्ति n बराबर होता है, n बराबर होता है 1 में क्या होता है, दोलन काल होता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर होता है 1/दोलन काल होता है। तो अब वैल्यू रखिए तो 1 में, उसके बाद हो जाएगा 1 में 140 हो जाएगा। कितना, 140। अब ये 140 ऊपर चला जाएगा यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 प्रति सेकंड आ जाएगा। तो दूसरा का आपका कौन सा होगा, सी वाला, यानी कि तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। 140 प्रति सेकंड उसकी आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते। तीसरा भाई आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो परिपथ की शक्ति कितनी होगी? तो भाई याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया, कैसे लगाओगे? जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है I² इंटू R होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध होता है। अब I जो है आपका धारा कितना दे रखा है, तो ध्यान देना, धारा दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। ठीक है, तो भाई हो जाएगा 10 का स्क्वायर गुणे आर की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 10 दहाम में 100, और 100 दहाम कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया, निम्न में से प्रकंद है। प्रकंद का मतलब कौन सा इसमें जड़ है? तो भाई जो यहाँ पे आलू होता है, प्याज होता है, अरबी, ये सब क्या है, तना है। जबकि अदरक क्या होता है, ये प्रकंद यानी कि जड़ का एग्जाम्पल है। अगर आपसे आलू पूछता तो आलू क्या होता है, तना होता है। 4 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखना। 5 आपसे पूछा गया है, सामान्यतया वाष्पोत्सर्जन की दर किसमें मापी जाती है? वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो भाई इसकी अगर बात करें, वाष्पोत्सर्जन किसमें मापी जाती है, तो याद रखिएगा पोटोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, पोटोमीटर से मापी जाती है। 5 का हो जाएगा सी वाला। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, आपसे पूछा गया है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? देखना, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है वो हमारा क्या होगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उस विलयन में, ठीक है। तो भाई 6 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो भाई आपसे पूछा गया पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो भाई जो पीलिया रोग होता है ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। लीवर के संक्रमण से, इन्फेक्शन से पीलिया रोग होता है। तो 7 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। आज के 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई 8वां आपसे पूछा गया है 1 माइक्रोन, ठीक है। क्या पूछा गया है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। वैसे बात करें तो भाई 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। जब इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 10⁻³ मिलीमीटर आता है, ठीक है। 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि लगभग आपका आएगा कितना, 3। ये सी वाला आपका सही हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका 3 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है। तो भाई मुक्त रूप से गिर रही जो वस्तु का भार होता है गुरुत्व के अंतर्गत वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपका 9 का 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो भाई 10 में पूछा गया बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव कौन सा है। भाई बायोगैस अगर बनाना है तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो पशुओं का अपशिष्ट है, ठीक है। जो पशुओं का मल होता है उसी से क्या होता है, बायोगैस यानी कि मीथेन का निर्माण किया जाता है। तो 10 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है। भाई श्वेत फास्फोरस की बात करें तो इसको कहाँ रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, ठीक है। कहाँ रखा जाता है, जल में। जबकि केरोसिन में क्या रखा जाता है, सोडियम को। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में। क्योंकि सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, ये हवा के या पानी के संपर्क में आने पर तुरंत क्रिया करके विस्फोट हो जाता है। जबकि श्वेत फास्फोरस बहुत विषैला होता है जिसके कारण इसे कहाँ रखा जाता है, जल में। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। भाई 12 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा द्रव जो होता है ये उबलने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो 12 का हो जाएगा आपका 2 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। तो भाई 13 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो भाई ग्लूकोज कौन सी है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को है तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तुरंत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो भाई आपसे पूछा गया है Na+ आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो भाई वैसे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। Na+ लगने के कारण इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तब इसमें कुल कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 14 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है। देखना कौन सा सुमेलित है। मोतियाबिंद की बात करें थायराइड ग्रंथि, ये गलत है। पीलिया बात करें आँख से नहीं यकृत से होता है। मधुमेह की बात करें ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो भाई ब्लड में होता है, शुगर बढ़ जाता है। तो मोतियाबिंद तो आँख की होती है, पीलिया यकृत का होता है। यहाँ पे जो आपका सुमेलित है वो कौन सा है, निमोनिया। निमोनिया किससे रिलेटेड है, फेफड़े से। तो 15 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए
प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अगर भाई साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो ध्यान देना, 1 2 3, 3 कार्बन को ही क्या बोलते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। और साइक्लो का मतलब यहाँ पे एक साइक्लो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो 3 कार्बन परमाणु को ही क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो आपका 16 का हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया है, ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरण प्रवेश कर जाएगी। यदि ओजोन परत ना हो, ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है O3। अगर ओजोन परत ना हो तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, ये किरण सीधा हमारी त्वचा पर पड़ेगी। तो 17 का हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा गया, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। यानी कि ध्वनि से कौन सा पक्षी चलता है। तो चमगादड़ है। चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित करता है और उसी के माध्यम से वो बिना आंखों के चल लेता है, ठीक है, उड़ सकता है। तो चमगादड़ वह पक्षी है जो पराश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित करता है और उसी के माध्यम से वो उड़ता रहता है। तो 18 का डी वाला याद रखिएगा। आगे बात करते प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या पूछा गया है कि भाई परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, तो पहला क्या दिया, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, आपतन कोण के बढ़ाने पर बढ़ती है। तीसरा, आपतन कोण के घटाने पर घटती है। अगला दिया है, आपतन कोण 45 अंश के होने पर अधिक हो जाती है। तो अगर बात करें जो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, ये भाई आपतन कोण पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करती है। तो 19 का हो जाएगा आपका एक वाला। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखना, आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग को उनके परिमाण से 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो देखना, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान और वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो ध्यान देना, गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा, के बराबर होता है 1/2 mv² होता है। कितना होता है, mv²। तो आगे देखना, 1/2 m को क्या कर दिया गया, 2m कर दिया गया, ठीक है, और गुणा में वेग को भी 2 गुना कर दिया गया। तो भाई ये आप रखोगे 2v और इसका कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2m इंटू ये कितना हो जाएगा 4v हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4v हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 1/2, ठीक है, इंटू 8 mv², यानी कि कितना हो जाएगा 8 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है। रंगहीन की बात करें तो आपका शुद्ध ऑक्सीजन कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। 21 का 2 वाला आपका सही हो जाएगा। 22 आपसे पूछा गया है कि भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। भाई ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो प्रिस्टले ने किया था। किसने, प्रिस्टले ने। मैडम क्यूरी ने तो क्या किया था, तो भाई उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की, रेडियम की खोज किया था, ठीक है। चलिए न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया। तो 22 का याद रखिएगा, ए ऑक्सीजन की खोज किसने किया, प्रिस्टले ने। प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछा गया है, भाप इंजन का आविष्कारक था। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था, तो भाई जेम्स वाट। कौन थे, जेम्स वाट, याद रखिएगा। लुइस ब्रेल ने क्या किया, अंधों के लिए, यानी कि जिनके पास नेत्र, जो नेत्रहीन हैं, उन्हें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आइंस्टीन की बात करें तो भाई E = mc², जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का फार्मूला दिया। एडिसन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, विद्युत बल्ब बनाया, ठीक है, क्या, विद्युत बल्ब। तो 23 का याद रखिएगा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। तो भाई भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो वे थे
सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। सीवी रमन वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और ये भारतीय थे, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन थे? तो भाई सीवी रमन थे, ठीक है। 24 का ए वाला सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बंगलोर में है। 25 का आपका हो जाएगा, दो वाला सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए तब तक स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। टाटा बाय बाय।